नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने बिहार में इंडिया ब्लॉक में सब कुछ ठीक होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर दोस्ताना मुकाबले को गठबंधन की कलह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। आरजेडी प्रमुख लालू यादव से मुलाकात के बाद गहलोत ने कहा कि सभी दल एनडीए के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और राहुल गांधी व तेजस्वी यादव जल्द ही संयुक्त प्रचार शुरू करेंगे। इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की गंभीरता की कमी दिख रही है और 14 नवंबर को एनडीए फिर से बिहार में सरकार बनाएगा। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों और संविदा कर्मियों को स्थायी करने के ऐलान के बाद बीजेपी ने उन पर तंज कसा है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अगर पर्याप्त शिक्षा ना हो तो नेता कैसी बातें करता है, यह तेजस्वी यादव के बयान से साफ दिखता है। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पर सबसे अधिक खतरा था। त्रिवेदी ने कहा कि तेजस्वी यादव पहले भी हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा कर चुके हैं, जो अब तक पूरा नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि तेजस्वी के 10 लाख नौकरियों वाले वादे का असली मतलब 10 लाख में नौकरी था। इससे पहले तेजस्वी ने घोषणा की थी कि जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा और 30,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा और सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। अशोक गहलोत के साथ बैठक से पहले तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीविका दीदियों और संविदा कर्मियों को स्थायी करने की बड़ी घोषणा की। जब उनसे महागठबंधन में क्लैश को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कोई क्लैश नहीं है। साथ ही उन्होंने 23 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे जुड़े सारे सवालों के जवाब देने की बात कही। चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने आज कई बड़ी घोषणाएं की हैं। तेजस्वी ने नीतीश कुमार के जीविका दीदियों के मॉडल को तोड़ने के लिए बड़ा दांव खेला है। कम्युनिटी मोबिलाइजर के तौर पर काम करने वाली जीविका दीदियों के लिए स्थायी नौकरी का ऐलान किया है। इसके अलावा तेजस्वी ने ऐलान किया है कि प्रदेश में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों के लिए घोषणा करते हुए कहा कि उनकी सरकार बनने पर जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा और उनका मासिक वेतन बढ़ाकर 30,000 रुपए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला जीविका दीदियों के समूह से मुलाकात और उनकी समस्याओं को सुनने के बाद लिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जीविका दीदियों में से सीएम दीदी को स्थायी नियुक्ति मिलेगी और उनकी सेवा को स्थायी किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने जीविका दीदियों को बड़ी राहत देते हुए उनके वर्तमान ऋणों को माफ करने और भविष्य में उन्हें ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का वादा किया। इसके तहत 2 साल तक के लोन पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, वहीं 5 लाख तक बीमा करवाया जाएगा। इसके अलावा आरजेडी नेता ने कहा कि माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने साफ किया कि यह कोई लोन नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम और कानून बनाएंगे, हर घर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने क्रिकेटर सरफराज खान को टीम से बाहर किए जाने पर विवादित बयान देकर नया बवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि क्या सरफराज खान का चयन उनके उपनाम की वजह से नहीं हुआ। हम जानते हैं कि गौतम गंभीर इस मामले में क्या सोचते हैं। शमा का इशारा भारतीय कोच और पूर्व बीजेपी सांसद गौतम गंभीर की ओर था। उनकी इस टिप्पणी पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और इसे क्रिकेट को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश बताया। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस देश को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही है, जबकि यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि खेलों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। रिपोर्टों के मुताबिक सरफराज को टीम से बाहर रखने का कारण उनकी चोट और टीम का संतुलन है। चयनकर्ता अजीत अगरकर ने पहले बताया था कि सरफराज फिटनेस हासिल करने के बाद ही टीम में वापसी करेंगे। दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर बोलते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस साल दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर पहले के मुकाबले कम रहा। उन्होंने बताया कि अगर दिवाली के अगले दिन का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI पिछली सरकारों के समय से तुलना करे तो इसमें गिरावट दिखती है। रेखा गुप्ता ने कहा कि भले ही इस बार पटाखे फोड़ने की अनुमति थी, फिर भी दिवाली और उसके अगले दिन के बीच AQI में अंतर कम रहा, जो प्रदूषण में कमी का संकेत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दिल्ली की हवा साफ करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। हालांकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के अनुसार बुधवार सुबह 9 बजे दिल्ली का AQI 335 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़हरान ममदानी ने दिवाली पर हिंदू अमेरिकी समुदाय से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे उस भारत में पले बढ़े हैं जो बहुलवाद का सम्मान करता था और उनकी आलोचना मोदी और बीजेपी की संकीर्ण सोच के खिलाफ है।
ममदानी हाल ही में क्वींस के कई हिंदू मंदिरों में पहुंचे ताकि समुदाय का समर्थन हासिल कर सके। हालांकि 2002 गुजरात दंगों पर उनके पुराने बयानों और मोदी को युद्ध अपराधी कहने के कारण कई हिंदू अमेरिकन नाराज हैं। सर्वे के अनुसार ममदानी अभी भी अपने प्रतिद्वंदी एंड्रयू क्यूमो से 13 अंकों से आगे हैं, लेकिन उनका विरोध बढ़ रहा है। भारत में भी उनके बयानों की कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने निंदा की है। चुनाव से पहले ममदानी की चुनौती हिंदू अमेरिकी वोट बैंक को साधने की है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दलितों के साथ 2 भयानक घटनाओं ने देश भर में गुस्सा और विरोध भड़काया है। राजनीतिक पार्टियों ने दोनों राज्यों में भाजपा सरकारों पर आरोप लगाया कि उन्होंने अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग की गरिमा की रक्षा में विफलता दिखाई है। पहली घटना में 60 वर्षीय दलित व्यक्ति रामपाल रावत को कथित तौर पर लखनऊ के पहाड़ी इलाके में दीपावली की शाम मंदिर के पास जमीन चाटने पर मजबूर किया गया। आरोप है कि उसने वहां पेशाब किया, जबकि रामपाल ने इनकार किया और कहा कि जगह गीली थी क्योंकि उन्होंने पानी गिरा दिया था। पुलिस ने आरोपी स्वामी कांत उर्फ पम्मू को गिरफ्तार किया है और SC/ST एक्ट और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। रामपाल के पोते मुकेश कुमार ने कहा कि उनके दादा को सांस लेने में दिक्कत है और हो सकता है कि खांसी के दौरान अनजाने में पेशाब हो गया हो। वहीं दूसरी घटना मध्य प्रदेश की है, जहां 25 वर्षीय दलित युवक को उसके पूर्व नियोक्ता और 2 अन्य लोगों ने अपहरण, पिटाई और मूत्र पीने पर मजबूर किया। पीड़ित ने बताया कि उसे प्लास्टिक की पाइप से मारा गया और बाद में लोहे की चेन से बांधकर अपमानित किया गया। वह अभी स्थानीय अस्पताल में इलाज करा रहा है। दलितों के साथ बर्बरता को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अमानवीय और अपमानजनक करार दिया है। उन्होंने कहा कि किसी की भूल का अर्थ ये नहीं कि उसे अपमानजनक अमानवीय सजा दी जाए। परिवर्तन ही परिवर्तन लाएगा। कांग्रेस ने आरोपी को RSS कार्यकर्ता बताया और कहा कि यह घटना मानवता पर कलंक है। पुलिस ने आरोपों का खंडन किया और कहा कि आरोपी का किसी संगठन से कोई संबंध नहीं है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को बुधवार 22 अक्टूबर को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से सम्मानित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया और नीरज को दृढ़ता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बताया। समारोह में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। हरियाणा के पानीपत के खंडरा गांव के रहने वाले नीरज ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। उन्होंने 2024 पेरिस ओलंपिक में रजत और 2023 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि नीरज को यह मानद पद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 16 अप्रैल को प्रदान किया गया था। नीरज पद्मश्री, खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार जैसे कई सम्मान भी प्राप्त कर चुके हैं। यूक्रेन के कई शहरों में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। इन हमलों में 21 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि लगातार हो रहे हमले यह दिखाते हैं कि रूस पर युद्ध रोकने के लिए अब तक पर्याप्त दबाव नहीं डाला गया है। यह हमला उस वक्त हुआ जब कुछ घंटे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बुडापेस्ट में होने वाली प्रस्तावित बैठक को स्थगित करने की घोषणा की थी। ट्रंप ने कहा था कि वह बेकार बैठक नहीं करना चाहते। वहीं रूस ने ट्रंप और यूरोपीय नेताओं की संघर्ष विराम की अपील को खारिज कर दिया है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.